Okay. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. First day of your new subject. बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, जिसका नाम है ऑपरेशंस मैनेजमेंट, जिसको हम बोलेंगे OM. कितने मार्क्स को आता है OM? 70. 70-30 का रेशियो है. 70 मार्क्स को आपका OM आएगा, 30 मार्क्स को SM आएगा. थोड़े मार्क्स ऊपर नीचे होएंगे, जैसे इंस्टीट्यूट की मर्जी है वैसे. 70 मार्क्स, ठीक है. अब ये 70 मार्क्स स्कोरिंग है. पहली बात समझो, OM का सब्जेक्ट इज फुल ऑन स्कोरिंग, पूरी तरह से स्कोरिंग. पेपर कैसा आता है? थियोरी होती है क्या? प्रैक्टिकल होता है क्या? जी, मैं थियोरी पढ़ाऊंगी. तो यार तुझसे से था. थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों क्वेश्चंस आपको आते हैं. प्रैक्टिकल पे अपना ज्यादा जोर रहेगा. क्यों? क्योंकि वो इजियर पार्ट है स्कोर करने के लिए. अगर आपको ये पेपर निकालना है ऑपरेशंस मैनेजमेंट, तो आपके पास, और निकालना है मतलब ये वो पेपर है जहां पे बच्चों को एग्जामिनेशन तो आराम से मिल जाते हैं. 80 के आसपास स्कोर करने का चांस इधर मिलता है, क्योंकि वो टॉपिक उतना ईजी है. तो आपका जो सेट ऑफ एग्रीगेट का प्रॉब्लम है ना, वो ये वाला सब्जेक्ट सॉल्व करके देता है. क्योंकि यहाँ पे स्कोर करना इज कंपेरेटिवली वेरी 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 इजी. हमने कॉस्टिंग किया है तो OM कुछ नहीं है, ट्रस्ट मी. मेरे ही दोनों है तो मेरे को अच्छे से पता है. अब ये जो प्रैक्टिकल पार्ट है उधर स्कोर करना इजी है. जो थ्योरी वाला पार्ट है उधर हमको लर्न करना पड़ेगा. क्योंकि क्वेश्चन पेपर मैंने कैसे देखे रिसेंट में, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, फुल श्योर पैटर्न नहीं दे रही हूँ. आने दो नया पैटर्न, फिर उस पर हम डिस्कस करेंगे. जैसे क्वेश्चन नंबर 3A अगर प्रैक्टिकल है तो क्वेश्चन नंबर 3 भी थियोरी है. अगर क्वेश्चन नंबर 3 को तुम ऑप्ट कर रहे हो तो तुमको एक थियोरी और एक प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा. तो हर क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है. तो इसीलिए यहाँ पे थियोरी और प्रैक्टिकल हमको दोनों भी पढ़ना है. अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो प्रैक्टिकल पे ज्यादा जोर देना है, क्योंकि वो मार्क्स जल्दी देता है, आसानी से देता है. कम एफर्ट्स ज्यादा मार्क्स, वो रेशियो आपको इधर मिलेगा. इधर एफर्ट्स मार्क्स इक्वल, राइट. हमारा ज्यादा स्ट्रेस प्रैक्टिकल पे रहेगा. थियोरी में आपको समझाऊंगी, लर्न आपने करना है, मैं रटवा भी दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम 4 बार क्लास में भी बोल लेंगे. लेकिन घर जाके लर्न तुमको करना ही पड़ेगा, उसका ऑप्शन नहीं है, ठीक है. पहले मैं आपको एक एक चैप्टर बताती हूँ, आपका इंडेक्स समझाती हूँ. मैंने सामने मॉड्यूल ही खोली हुई ताकि आप रिलेट कर पाओगे. अभी इसके अंदर पहला स्टडी नोट है ऑपरेशंस मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन. क्या होता है OM, वाई, क्यों पैदा हो गया, ये क्या है, क्या करना चाहिए इसका, वो सारी चीजें आपको कहाँ मिलेगी? चैप्टर नंबर 1 में. प्योरली थ्योरी चैप्टर है ये. इसके अंदर इतनू सा पार्ट भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का नहीं है. दिस इज अ प्योरली थ्योरी टॉपिक. उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 2, जिसको आप स्टार मार्क करोगे. इंपॉर्टेंट चैप्टर है. सो आपका चैप्टर नंबर 2 पे कुछ सितारे लगा दो. बहुत काम का टॉपिक है ये, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. प्रैक्टिकल पार्ट इधर बहुत मिलेगा आपको, मतलब वेरी मच ऑफ प्रैक्टिकल. इधर से थियोरी हार्डली कुछ तो आएगी, लेकिन प्रैक्टिकल आएगा ही आएगा. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसके अंदर मैं आपको बता देती हूँ कि अपने टॉपिक्स, ये तो मतलब जो होता है ना फॉर्मल वर्ड्स है, ये हमको पढ़ के नहीं समझेगा. मैं आपको बताती हूँ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किस किस टाइप के आएंगे. पहला क्वेश्चन जो टाइप ऑफ क्वेश्चन मिलता है वो होता है टाइम सीरीज डेटा. कौन सा होता है वो? टाइम सीरीज डेटा. फोरकास्ट करना होता है इसके अंदर, ठीक है. सेकेंड आपका होता है प्लांट कैपेसिटी. प्लांट की कैपेसिटी कितनी है प्रोड्यूस करने की, प्लांट पूरा यूटिलाइज हो रहा है क्या. आपको क्या लगता है OM का मतलब क्या है? लेट्स गेट बैक टू द फर्स्ट चैप्टर. ऑपरेशंस मैनेजमेंट का मतलब क्या है? हाँ, क्या है? जो भी प्रोडक्ट बनाने में जो यस. बात समझो. प्रोडक्ट मैनेजमेंट इज अ डिफरेंट स्टोरी, अपन वो कॉस्टिंग में पढ़ लेते हैं, ठीक है. अब वो प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको ऑपरेशंस लगते हैं, प्रोसेस लगती है.
ये इधर जाएगा, पहले ये मशीन लगेगी। तो वो सारे प्रोसेसेस को मैनेज कैसे करना है, वो ऑपरेशंस को इन एनी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, बराबर है, वो सारे ऑपरेशंस को मैनेज कैसे करना है, उसके अलग अलग टेक्निक होते हैं। एग्जाम्पल, ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस मान लो, उनको एक पार्सल यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ भेजना पड़ता है, बराबर है, उसको कैसे मैनेज करने का, कौन सा वाला गाड़ी किधर जाना चाहिए, कौन सा वाला इंसान किधर जाना चाहिए, सब प्रोसेस है। तो ये सारे प्रोसेस को अभी हम सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में बोलेंगे ऑपरेशंस। तो यही ऑपरेशंस को हमको मैनेज किस तरीके से करना है, क्यों मैनेज करना है, पहला मेरा सवाल है, व्हाई डू यू नीड टू मैनेज योर ऑपरेशंस। और हाँ, अपना इंटेंशन है कॉस्ट कम करना, ऐसा ना हो कि आपका कॉस्ट बढ़ गया। अभी हम आपको बताती हूँ, फिलहाल में 1400 बुक्स का ऑर्डर है, 2 दिन दो तुमको दिखेंगे सामने। अब ये 1400 बुक्स हमको भेजनी है, आप समझ रहे हो बात को, सीएमए इंटर की बात कर रही हूँ मैं। अब ये 1400 बुक से मतलब टास्क रहने वाला है कि अभी हमारे लिए 1400 बुक्स हम लोगों को पैक करवा के भिजवानी है ऑल ओवर इंडिया, मतलब नॉर्थ से लेके साउथ सारे स्टेट और सारे गांव कवर है अभी 1400 में। और अभी ये पहला लॉट है, दूसरा लॉट अभी जो एडमिशन चल रहा है उसका अभी मैं फेब के फर्स्ट वीक में ऑर्डर दूंगी। अब ये 1400 बुक मेरे लिए ऑपरेशन है ना, कि इनको हम क्या करेंगे, सिस्टमेटिकली जाना चाहिए, गलत इंसान को गलत बुक नहीं जानी चाहिए। अच्छा, बुक पे नाम और एड्रेस सही रहना चाहिए, किसी का नाम किसी का एड्रेस नहीं हो सकता, समझ रहे हो, नहीं तो वो एक पैसा वेस्ट होगा, दूसरा टाइम पे बुक नहीं पहुंचेगी, मेरी गुडविल पे इम्पैक्ट आएगा। मैंने तो कमिटमेंट दिया है ना कि तुमको ये डेट तक बुक मिल जाएगी, बराबर है क्या। तो मेरे लिए वो बुक्स को मैनेज करना, उनके एड्रेस सही से लिखना, उनका नाम सही से लिखना, हर बच्चे को बुक गई है क्या वो चेक करना, ये सारे टास्क है, ये सारे टास्क को हमको मैनेज करना है सही तरीके से। एक, मेरा काम परफेक्टली हो जाए, दूसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस लगनी चाहिए ना। 1400 है मेरा, बहुत ह्यूज खर्चा है यहाँ पे। अब ये जो ह्यूज खर्चा है, इसको मेरे को खर्चा तो है, रहने ही वाला है, जिस बिजनेस में है दिस इज गोइंग टू बी माई खर्चा, लेकिन ये खर्चे को हमको कम से कम करना है। तो मैं कैसे कम से कम करूँ, ऐसा कौन सा पेपर यूज करना चाहिए, बबल रैप यूज करना चाहिए, व्हाट शुड आई यूज, उसके अलावा कौन से ट्रांसपोर्ट वेंडर से हमने टाई अप करना चाहिए, बराबर है क्या, जो बुक सही से पहुंचवा भी दे, कॉस्ट भी कम हो, ये सारी चीजें अपने को मैनेज करनी पड़ेगी ना, करेक्ट है। ये सारी चीजों को मैनेज करना ही ऑपरेशंस मैनेजमेंट बोलते हैं। यहाँ तो ठीक है, बुक्स की बात है, कंपनीज तो प्रोडक्ट बनाती है तो उनको मशीन का मेंटेनेंस भी लगता है, उनको एक मशीन कहाँ प्लेस करनी है ये भी इंपॉर्टेंट है, बताओ क्यों। ये मशीन की जगह यही होनी चाहिए, वो मशीन की जगह वही होनी चाहिए, बताओ क्यों, कौन से प्रोसेस के लिए। ओके, राइट है। उसके अलावा एक और मैं बोल रही हूँ, जैसे ये अपना स्टोर है, अपना स्टोर मतलब खुद के फैक्ट्री का स्टोर है, और ये खुद के फैक्ट्री का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये खुद के फैक्ट्री का सेल्स डिपार्टमेंट है, बराबर है। कौन दो डिपार्टमेंट क्लोज होने चाहिए, है ना, ये डिपार्टमेंट क्लोज लोकेटेड होने चाहिए ना, इनसे रिलेटेड मशीनरी क्लोज होनी चाहिए, क्योंकि इंसान है वहां से जाएगा आएगा, जाएगा आएगा, जाएगा आएगा, टाइम लगेगा। ये सारी चीजें हमको ये सब्जेक्ट में देखनी होती है कि कौन सी फैसिलिटी कहाँ लोकेटेड चाहिए, मतलब उसको कितने स्टेप्स चलना पड़ेगा, नॉट रियली स्टेप्स, लेकिन कितना टाइम लगेगा, कितना कॉस्ट लगेगा। मेरे पास अगर इतना सारा चीजें हैं तो मैंने कौन से इंसान को कौन से काम पे एलोकेट करना चाहिए, 4 इंसान 4 काम, कौन से इंसान को मैच द फॉलोइंग, कौन से काम पे एलोकेट करना चाहिए कि मेरा कॉस्ट लीस्ट हो जाए। ये सारी चीजें हम कहाँ देखेंगे, ये सब्जेक्ट में ऑपरेशंस मैनेजमेंट में आप ऑपरेशंस को मैनेज करना सीखते हैं। तो वो एक तरीके से नहीं, हम बहुत सारे टेक्निक्स देखेंगे, देख भाई ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, तुम कोई भी ऑप्शन लगाओ, तुम मतलब प्रैक्टिकली कोई भी ऑप्शन लगने दो, तुम अभी एज स्टूडेंट सारे ऑप्शन देख के लेंगे, फिर जब तुमको आगे लगाना पड़ेगा तो इनमें से कोई हाँ ऐसा भी कुछ था, ऐसा भी कुछ था, जो तुमको याद आए ना आए, लेकिन इंटेंशन तो वही है ये सब्जेक्ट का, समझ रहे हो बात को। तो पहला टॉपिक आपको वही बताएगा कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट क्या होता है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में और ऑपरेशंस मैनेजमेंट में डिफरेंस क्या है,
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ऑपरेटिंग फंक्शन, मतलब आजकल मॉडर्न ऑपरेटिंग फंक्शन कैसे होते हैं, क्या उसमें रहने चाहिए फीचर्स, और रीसेंट ट्रेंड्स, नया नया क्या आ रहा है मार्केट में, नए नए कौन से ऑपरेशंस आ रहे हैं मार्केट में। ये 4 टॉपिक इधर है, इधर से थियोरी आती है, ठीक है। ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, बात समझो, जो तुम फेंक पाओगे। आपको ये थरो नॉलेज रहना चाहिए। मतलब ऐसा कुछ जो हम क्या करेंगे पता है, पढ़ लेंगे एक बार, हाँ बस अब हमको समझ गया, अब हम कुछ तो बीकॉम जैसा लिख के आएंगे, वो नहीं हो पाएगा इधर। ये वाला सब्जेक्ट में आपको नॉलेज रहना जरूरी है, मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट रिलेटेड नहीं है। प्रोडक्ट रिलेटेड तुम कॉस्टिंग के बेसिस पे कुछ फेंक देते हैं। ऑपरेशंस मैनेजमेंट के बारे में तुमको अभी तक 1% भी नहीं पता है, यू डोंट नो अ सिंगल थिंग, राइट। इसमें आप फेंक नहीं पाओगे, इधर आपको नॉलेज गेन करना नेसेसरी है। क्लियर? ओके। स्टडी नोट 2 यानी चैप्टर 2 पे आ रहे हैं हम। सबसे पहला यहाँ पे एक टॉपिक आता है जिससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, जिसका नाम है टाइम सीरीज, ठीक है। दूसरा आता है प्लांट कैपेसिटी, वो प्लांट की कितनी कैपेसिटी है ये जा समझने के लिए। तीसरा लिखेंगे आप फैसिलिटी लोकेशन, मशीनरी कहाँ पे लोकेटेड रहनी चाहिए। ये जो इंडेक्स में बना रही हूँ ना, ये इंडेक्स इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल पार्ट के लिए, तो ये पहला पेज आपका ओएम का यही रहना चाहिए, क्योंकि आगे फिर हम पेज नंबर भी लिखेंगे और कौन से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, क्योंकि ये चैप्टर में सारे टॉपिक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तुम कहाँ कौन सा क्वेश्चन ढूंढोगे, तो हम उसका प्रॉपर इंडेक्स बनाने वाले हैं। तो उसके लिए तुम अभी अच्छे से लिखो, किचड़ मिचड़ करके नहीं लिखने का। 4th टॉपिक आप लिखेंगे फोरकास्ट करना है। इसके अंदर क्या फोरकास्ट करना है, आपकी डिमांड फोरकास्ट करनी है। और 5th टॉपिक आप लिखोगे ईओक्यू। ईओक्यू याद है कॉस्टिंग का, बस वही है इसमें वो। तो ये तो बेसिकली आपको आता है ऑलरेडी, पर हम फिर भी करेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 पे आपको मोर और लेस ये 5 टॉपिक पे क्वेश्चन आ सकते हैं। जो दिख रहा है ना इतना सारा, कुछ नहीं है उसके अंदर, ये 5 टॉपिक पे आपको क्वेश्चन इस पे से आ सकते हैं। प्रैक्टिकली मोर इंपॉर्टेंट, थियोरेटिकली लेस इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये चैप्टर से मोर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है मेरे को। चैप्टर नंबर 2 समझ गया हमको क्या है। देखो अभी मैं आपको बता रही हूँ ना, गूगल मैप्स कैसे होते, कहीं पहुंचना है आपको जहाँ नहीं पता है, तो यू नीड अ मैप टू रीच टू योर डेस्टिनेशन। लाइकवाइज मैं आपको सिर्फ आपका ओएम का सिलेबस गो थ्रू करवा रही हूँ, किसके अंदर क्या है, आपको एक ब्रीफ आइडिया मिलेगी। चैप्टर नंबर 3 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्योरली थ्योरी। इधर से एक थ्योरी क्वेश्चन आने ही वाला है, 500 का आएगा। सिंपल है, 5 ही टॉपिक है जो आपको एज सच लर्न करने हैं। प्रोडक्ट का डिजाइन कैसा होना चाहिए, वो प्रोडक्ट को बनाने के लिए प्रोसेस कैसा रहना चाहिए, वो सारी चीजें हम आएंगे, सब पे आएंगे। तो चैप्टर नंबर 3 पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है, प्योरली थ्योरी पार्ट है ये। चैप्टर नंबर 4 अगेन इज अ प्रैक्टिकल पार्ट, इधर मिलते हैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। कौन से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस? चैप्टर 4 ही बेसिकली वो चैप्टर है जहां से आपको 2-3 क्वेश्चन आएंगे ओएम में, एक नहीं 2-3 क्वेश्चन, मतलब मिनिमम से मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन इधर से आने ही वाले हैं। अब कौन से टॉपिक होते हैं उसके अंदर? एक होता है असाइनमेंट, एक होता है असाइनमेंट, दूसरा होता है शेड्यूलिंग, तीसरा होता है क्यूइंग। क्यू मतलब क्या होता है बताएं? लाइन, क्यू यू यू, क्यू यू, क्यूइंग। 4th टॉपिक आप लिखेंगे सिम्युलेशन। 5th टॉपिक इसके अंदर होता है लाइन बैलेंसिंग। सारे टेक्निक्स होते हैं टू मैनेज योर ऑपरेशंस। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन, और फिर आता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। बीकॉम का पहला साल में मैथ्स था, उसमें एलपीपी था, हुआ है बीकॉम तो समझेगा।
इसके अंदर ये 7 टॉपिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? सिमुलेशन। सीधा 12 मार्क का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करके चलो। अब असाइनमेंट क्या होता है? असाइनमेंट का मतलब होता है मेरे पास 5 काम है और 5 लोग हैं, कौन से इंसान ने कौन सा काम करना चाहिए। या क्या फर्क पड़ जाएगा, कोई कौन सा भी इंसान कोई भी काम कर ले? और नहीं, मॉनेटरी टर्म्स में सोचो, पैसा। पांचों सेम 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 मनी कैटेगरी को बिलोंग करते जरूरी नहीं है ना। जैसे कि ए वाले इंसान 1 घंटा काम करने के 100 रुपए लेता है, बी वाला इंसान 1 घंटा काम करने के 120 लेता है, सी वाला 80 लेता है। सारा काम तो सी नहीं करेगा ना, काम तो तीनों करेंगे। मेरे पास एक जॉब है, एक है 10 आवर्स की, एक है 12 आवर्स की, एक है 13 आवर्स की। कौन सा इंसान ने कौन सा काम करना चाहिए ताकि मेरे पास कॉस्ट क्या हो जाए? लीस्ट हो जाए, लीस्ट। समझ रहे हो? वो ऐसे देख के नहीं आएगा। इसके लिए अपन एक टेक्निक सीखते हैं जिसका नाम है असाइनमेंट। क्या नाम है जिसका? असाइनमेंट। आपको असाइन करना है लोगों को उनके पर्टिकुलर काम पे। समझिए बात। स्केड्यूलिंग असाइनमेंट का ही बच्चा है। मशीन में कौन सा प्रोसेस पहले करना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट को पहले घुसाना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट को बाद में घुसाना चाहिए, ये वो वाला पार्ट है। क्यूइंग में पता है बेसिकली क्या करते हैं? मेरे पास 5 काम पड़े हुए हैं, 5 की डेडलाइन दी होती है। ये 1 दिन में कंप्लीट करके देना है, ये 4 दिन में कंप्लीट करके देना है, ये 2 दिन में कंप्लीट करके देना है, ये कुछ घंटों में कंप्लीट करके देना है। कौन सा काम पहले होना चाहिए? तो ये देखो कि कौन सा फीफो बेसिस पे करना है, लीफो बेसिस पे करना है, डेडलाइन के बेसिस। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, मतलब लॉजिकल है। सिमुलेशन नाम में दम है, वो मैं आपको नाम से नहीं समझा सकती। अच्छा टॉपिक है लेकिन वन ऑफ द फेवरेट्स। आता है ये 12 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से। अभी रिसेंट एग्जाम में भी 12 मार्क का आया था सिमुलेशन। लाइन बैलेंसिंग भी मैं आपको समझाऊंगी टॉपिक के साथ ही। ट्रांसपोर्टेशन इज लिटरली ट्रांसपोर्टेशन वाला प्रॉब्लम। आपके पास 5 गाड़ियां हैं, 5 पार्सल है, कौन सी गाड़ी में किधर जाना चाहिए, ये उस टाइप वाले प्रॉब्लम आएंगे। असाइनमेंट का ही एक्सटेंडेड वर्जन, लेकिन अब ट्रांसपोर्टेशन इतने किलोमीटर, जैसे कि ए टू बी 10 किलोमीटर है, ए टू सी 15 किलोमीटर है, और तुम्हारे पास इतनी 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 गाड़ी है या इतने इतने लोग हैं, कौन किधर जाना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए, राइट। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स इज बेस्ड ऑन मैथ्स इक्वेशंस। यह है आपका चैप्टर नंबर 4 का ब्रीफिंग। ये सारे इंडेक्स लिख के लो। ये इंडेक्स जो मैं बना के दे रही हूँ वो इंडेक्स नहीं मिलने वाले, है मेरा खुद का रिफ्रेम्ड इंडेक्स है। समझ रहे हो? चले क्या आगे? देखो 11 टॉपिक है इसके अंदर, आपने देखा होगा। तो चैप्टर नंबर 5 में प्रैक्टिकली 2 ही टॉपिक है। अब चैप्टर नंबर आपका 5, 6, 7 थ्योरी और प्रैक्टिकल मिक्स क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। ऐसे एक्सक्लूसिव चैप्टर नहीं है वो, किसमें से सिर्फ थ्योरी आएगा, इसमें से सिर्फ प्रैक्टिकल आएगा, ऐसा नहीं है। चैप्टर नंबर 5 में एक क्वेश्चन आ सकते हैं प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी पे। प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी पे। दूसरा इसके अंदर आ सकता है TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। TQM थियोरी प्रैक्टिकल दोनों क्वेश्चन मान के चलो इसमें से आते हैं। समझ गया? कोई डाउट है? चैप्टर नंबर 6 गैंट चार्ट, CPM, PERT। ये 2 टॉपिक है। कुछ ही सुना नहीं लग रहा है ना? क्या चल रहा है यार, ये क्या हो रहा है? कॉस्टिंग में भी पहला दिन ऐसे ही था ना, फिर इजी हो गया। OM तो तुच्छ है कॉस्टिंग के सामने। बेसिकली ये वाला चैप्टर इज ऑल अबाउट ड्राइंग। ड्राइंग करनी है आपको। मैम हमारे सिलेबस में कैसे बैठेगा ये? हम तो ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं ना।
बराबर है। ऐसे बच्चों को लग रहा था, लेकिन जब उनका एक एग्जाम हुआ उनको समझ में आया कि ऐसे क्वेश्चन भी आए, तो उनको वर्किंग नोट पे ड्रॉ करके देना था, क्योंकि कई बच्चे करके नहीं गए थे, यार ये चैप्टर तो ड्राइंग पे, हम एग्जाम में तो ड्राइंग नहीं कर पाएंगे, मतलब इसमें से कुछ आएगा ही नहीं। ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन। मशीन कब रिप्लेस करनी चाहिए, कितने टाइम में रिप्लेस करनी चाहिए, उसके स्पेयर पार्ट्स का मैनेजमेंट। क्योंकि छोटी छोटी कंपनी नहीं, बड़ी बड़ी कंपनी में बहुत स्पेयर पार्ट्स होते हैं, तो कब इनको स्पेयर पार्ट्स को चेंज करना चाहिए, एक बारी में करो या खराब होने पे करो, बहुत सवाल रहते हैं जिंदगी में। अभी अगर आप आपके इंडेक्स को जो आपने ही लिखा हुआ है गौर से देख के मेरे को बताओगे कि आपको कौन से 2 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहे हैं प्रैक्टिकली। सेकंड और फोर्थ। बस आपका पूरा ओएम का गेम ही सेकंड और फोर्थ पे रहेगा। सेकंड और फोर्थ कर लिया, आपकी बहुत हद तक पासिंग इंश्योर हो जाती है। बाकी के चैप्टर में दो टॉपिक है, मुश्किल से 4-5 सम्स है। सेकेंड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर में ही दम है ओएम में, जो आपको मार्क्स भी देंगे, इजी भी है, बाकी का सब हो जाएगा, मैनेजेबल है। सो हाउ मेनी चैप्टर्स डू यू हैव इन ओएम ऑपरेशंस मैनेजमेंट? 7 चैप्टर है आपके पास। दो चैप्टर प्योरली थियोरी, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, दोनों से थियोरी क्वेश्चंस आते हैं। 2 चैप्टर प्योरली प्रैक्टिकल, 2 और 4, बराबर है, दोनों से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। इतना भी कर दिया ना, आपका बहुत काम हो जाता है। पर मैंने आपको बोला ओएम का आपका टारगेट ही 80 से 90 रहना चाहिए। जो अपने बच्चे ला चुके तो आप भी ला सकते हो, मेरे से ही पढ़ के लाए, राइट। अभी जो आखिरी के 2 टॉपिक है, 3 टॉपिक है, 5, 6, 7, ये ओकेश टॉपिक से, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इधर से भी आते हैं क्वेश्चन, लेकिन उतना नहीं है इसके अंदर दम जितना उनमें है। कुछ है ही नहीं ना, हार्डली 5-6 क्वेश्चन करने हैं, तो बेसिकली सब मिला के भी एक चैप्टर आप बोल सकते हो, इतना छोटा है वो। समझ रहे हो बात को? ओके, पहला टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। आई नो थ्योरी है, लेकिन थोड़ा जान पे आएगा, पर करना पड़ेगा। ओएम में मार्क्स लाने हैं तो थ्योरी लर्न करनी है हमको, ठीक है। हम आएंगे पहले टॉपिक पे, ऑपरेशंस मैनेजमेंट के। चैप्टर नंबर 1 करेंगे हम, 2 दिन चलेगा मुश्किल से, 4-5 ही क्वेश्चन है इसके अंदर, पर इसमें से एक आध क्वेश्चन मान के चलो आता है। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, आप ही बता दो। मैं एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिफाइंड एज अ कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन वर्ड का मतलब सिस्टम कैसा है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन का मतलब फोन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तुम्हारे लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन कैसे पूछते हैं ना, हाँ समझ रहे हो। सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिफाइंड एज अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिसोर्सेस, करेक्ट क्वांटिटी में रहना चाहिए। ये रिसोर्स इतना लगेगा। आप अगर कोई चीज बनाते हो घर पे खाने की, यू नो हाउ टू मेक एनीथिंग, व्हाट, मैगी नहीं, तू तो ठीक है लड़की है, रोटी, तो रोटी का आटा बनाया क्या, आटा, तो उसमें तुमको पानी कितना डालना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, कितना भी नहीं डाल सकते। चलो मैगी मान लो, चाय मान लो, ठीक है, बेसिक है, तो हर एक का कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है ना भाई। चाय के कॉन्फ़िगरेशन में इतना ये जाना चाहिए, इतना ये जाना चाहिए, ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए, ज्यादा दूध नहीं होना चाहिए, बराबर है। वैसे ही आपके रिसोर्सेस का भी कॉन्फ़िगरेशन सही होना चाहिए, बराबर है। इतना लेबर होना चाहिए, इतना कैपिटल होना चाहिए, इतना इंटरनेट, हमारे लिए भी कॉन्फ़िगरेशन मैटर करता है। इंटरनेट इतना होना चाहिए, अभी हमको और स्पीड बढ़ानी है इंटरनेट की, और कम पड़ रही है, कितनी भी बढ़ाओ कम पड़ती है। An operating system is defined as a configuration of resources. Resources का correct quantity में आपको combination चाहिए, बराबर है। Combined for the provision of goods or services. तो goods, अभी बात समझो कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है इधर, कॉन्फ़िगरेशन। इसीलिए मैं बोल रही हूँ ये टेक्निकल है, आपको ये वर्ड्स लर्न करने पड़ेंगे। समझ तो आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ नहीं, रिसोर्सेज को कंबाइन करना है सही क्वांटिटी में, ताकि आप गुड्स और सर्विसेज बना दे। लेकिन उसको जब आप इंग्लिश में लिखोगे तो कौन सा वर्ड आना चाहिए आपका, कॉन्फ़िगरेशन। कोशिश करके लाओ।
थोड़े थोड़े टाइम रोज रोज रिवाइज करोगे तो बैठ जाएगा दिमाग में, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, फिर एक कॉन्फ़िगरेशन है क्या, किसका, रिसोर्सेस का, कंबाइन करेंगे क्यों, गुड्स और सर्विसेज बनाने के लिए, पहला पॉइंट। रिटेल ऑर्गेनाइजेशंस, हॉस्पिटल्स, बस एंड टैक्सी सर्विसेज, टेलर्स, होटल्स, डेंटिस्ट आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इज इट? ये सबको ऑपरेटिंग सिस्टम्स लगते हैं क्या ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स है सब? मैंने तो खुद का भी एग्जांपल लिया था, बुक भेजना है उधर भी सिस्टम लगेगा एक सही वाला, बराबर है क्या, ताकि मिस्टेक ना हो। तो रिटेल ऑर्गेनाइजेशन बोलो, हॉस्पिटल बोलो, बस बोलो, कहाँ से कहाँ जाना है, कितने लोगों को बस में बिठाना है, कब बस पैक हो जाएगी, वैसे तो होती नहीं है पर फिर लोग घुसते जाते। टैक्सी बोल लो, टेलर्स बोल लो, होटल्स बोल लो, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, राइट। एनी ऑपरेटिंग सिस्टम कन्वर्ट्स इनपुट्स इनटू आउटपुट्स, बेसिकली हर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इनपुट को आउटपुट में बदलता है। ये ऊपर वाले भी वही कर रहे हैं क्या सब, है ना। कोई भी सर्विस देना, देखो गुड्स ही नहीं होती है इसके अंदर, हम भी इनपुट को आउटपुट में बदल रहे हैं क्या। तुम आते रो कवले पढ़ के जाते हो ना यहाँ से, समझ रहे हो। एनी ऑपरेटिंग सिस्टम कन्वर्ट्स इनपुट्स यूजिंग फिजिकल रिसोर्सेस यूज करते क्या, हम करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, स्टाइलिस यूज करते हैं, प्रोजेक्टर यूज करते हैं, बुक्स यूज करते हैं, यूजिंग फिजिकल रिसोर्सेस टू क्रिएट आउटपुट। तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली इनपुट को आउटपुट में बदल रहा है, बराबर है। अब ये बात याद रखेंगे आप, ये गुड्स सर्विसेज दोनों हो सकते हैं, ठीक है। ऊपर ही मैंने लिख दिया था, दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, गुड्स और सर्विसेज। द फंक्शन ऑफ विच मतलब किसका फंक्शन, इज टू सेटिस्फाई कस्टमर्स वांट्स। क्यों कर रहे हैं अपन ये, ऑब्वियसली क्योंकि उसके वांट सेटिस्फाई होंगे तो पैसा देगा, तो धंधा चलेगा, समझ रहे हो बात को। सो एनी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो इनपुट को आउटपुट में बदलता है, किसके हेल्प से, फिजिकल रिसोर्सेज के मदद से। क्यों करते हैं हम ये, टू सेटिस्फाई कस्टमर्स वांट्स। इकोनॉमिक्स थोड़ा थोड़ा, द क्रिएशन ऑफ goods और services involves transforming और converting inputs into outputs। कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ तक, दोनों पॉइंट क्लियर है आपको। वेरियस इनपुट्स क्या क्या होते हैं आपके, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना हमने, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, राइट। तो वेरियस इनपुट्स सच एज कैपिटल, सच एज लेबर एंड इंफॉर्मेशन, ये नया रिसोर्स है। अब तुम बड़े हो गए ना, बचपन में मैं तुमको नहीं समझा सकती थी कि इंफॉर्मेशन एक रिसोर्स है, पर अभी हमको पता है कि इंफॉर्मेशन एक रिसोर्स है। डेटा पे ही तो दुनिया चल रही है, बराबर। डेटा इज इंपॉर्टेंट, मोदी जी ने भी बोला है। तो वेरियस इनपुट सच एज कैपिटल, लेबर एंड इंफॉर्मेशन आर यूज्ड टू क्रिएट गुड्स और सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज इनके मदद से बनती है क्या, लेबर तो लगता है, कैपिटल तो लगता है, ये सारी खैर चीजें टैंजिबल है। इंफॉर्मेशन भी लगता है आपको, कौन सा प्रोडक्ट कैसे बनता है, कैसे उसकी कॉस्ट कम करे, ये सारे जो कैसे वाले सवाल है उसका आंसर इंटैंजिबल है। इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, ज्ञान है, बराबर है क्या। यूजिंग वन और मोर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसेस। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस मतलब क्या होता है, कोई भी प्रोसेस मान लो, एनी प्रोसेस जो बिजनेस इन्वॉल्व है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने दिया है स्टोर करने से क्या बेटर होता है, मतलब विच प्रोडक्ट आपको लगता है स्टोर करना एज अ प्रोसेस, उसके लिए द ओल्ड द बेटर। कुछ चीजें स्टोर करनी पड़ती है ना, तो वो प्रोसेस हो गया ना उसके लिए, समझ रहे हो बात को। ट्रांसपोर्टेशन, ऑलमोस्ट हर बिजनेस में ट्रांसपोर्टेशन अब लगता ही है, उसके लिए वो प्रोसेस है। कटिंग, हर एक जो बेसिक आपकी खाने की चीज बनती है वो कट होके आगे बढ़ती है, करेक्ट है। तो वेरियस इनपुट्स सच एज कैपिटल, लेबर एंड इंफॉर्मेशन, ये यूज होते हैं काय के लिए, इनपुट को आउटपुट में बदलने के लिए, बराबर है। कोई तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस लगता है, अगर इनपुट आउटपुट में बदल रहा है तो बीच में एक प्रोसेस होता है ना, कोई भी प्रोसेस होने दो। फिर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ये 3 दिए, कोई भी प्रोसेस हो सकता है वो, राइट। टू एंश्योर दैट द डिजायर्ड आउटपुट आर ऑब्टेन्ड, डिजायर्ड आउटपुट यानी कि तुमको जो चाहिए वो तुमको मिले, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एन ऑर्गेनाइजेशन टेक्स मेजरमेंट एट वेरियस पॉइंट्स। मेजरमेंट मतलब
जाके लिटरली टेप से मेजर नहीं करना है आपको, आपको एनालिसिस करना है। किस बात का? इन द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस लाइक फीडबैक। कल हम लोग जहाँ पे डिनर पे गए थे, उसके बाद उसने बहुत दिनों बाद मैंने इसे फिजिकल फीडबैक फॉर्म देखा। जनरली ऑनलाइन होता है, फीडबैक दे देना, फीडबैक दे देना, लिंक भेजिए उसे फीडबैक दे देना, ऐसा होता है। कल हम जहाँ गए थे ना, उसके एक छोटा सा अच्छा वाला था, अट्रैक्टिव फीडबैक फॉर्म था, बिल के साथ दिया था उसने कि क्वालिटी कैसा था, वैल्यू फॉर मनी कैसा था, सर्विस कैसा था, एम्बियंस कैसा था, एनी अदर पॉइंट्स, ये सब। ये उसके लिए एक प्रोसेस है क्या? क्योंकि कस्टमर का फीडबैक है तो उससे उसको, चल मान लो एक कस्टमर की ना सुने, दो की ना सुने, अगर 3-4 ने भी सेम दे दिया, पहली बात तो सर्विस इंडस्ट्री में एक भी कस्टमर बोलता है तो अपना ध्यान जाना चाहिए उस पर, करेक्ट है। मान लो वो बोल रहे 2-3 ने भी दे दिया तो भी अब चला जाएगा ध्यान, यार यार सच में कुछ तो प्रॉब्लम होगी, सभी बोल रहे मतलब, बराबर है। फीडबैक्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू एंश्योर द डिजायर्ड आउटपुट। सही आउटपुट आए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कि आप जो प्रोसेस लगा रहे हो वो सही है भी या नहीं, उसके लिए फीडबैक के बराबर है क्या? एंड देन कंपेयर विद देम प्रीवियसली एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स। कॉस्टिंग आपका हो चुका है, हम कंपेयर करते स्टैंडर्ड को एक्चुअल से, फिर वेरिएंस निकलता है, फिर हम रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, बराबर है। टू डिटरमाइन वेदर करेक्टिव एक्शन इज नीडेड। मतलब आउटपुट जो आ रहा है वो सही है या नहीं, ये जानने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? अपने को चेक करना पड़ेगा, फीडबैक लेना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। क्या कंपेयर करना पड़ेगा? कि हमने जो स्टैंडर्ड सोचा था और जो एक्चुअल है वो बराबर है क्या। ये सब होने के बाद अपने को समझेगा कि किसी चीज में कोई रेक्टिफिकेशन की जरूरत है क्या, जैसा चल रहा है वैसा चलने दे या कुछ ठीक करे अपने प्रोसेस में, बराबर है। ये तुम नॉर्मल जिंदगी में भी लगाते होंगे ना, कहा जैसा चल रहा है चलने दो या कुछ ठीक करे जिंदगी में। अच्छा तुम ग्रुप 2 दे रहे हो, तो मैं बोल रही थी ऐसी चीज आप आपके लाइफ में भी लगाते हो। कहाँ लगाते हो? स्टडीज में। वेरी गुड। मैं नहीं बोला ये भी तुमको, तुम तो कहाँ दूर दूर जा चुके थे, वापस ऐसे खींच के जाना पड़ा इधर इधर इधर। तो ये चीज आप पढ़ाई में भी लगाते हो। देख मैं ऐसे ऐसे पढ़ रहा हूँ, दिन के मेरे 5 सम हो रहे हैं, बराबर है। अब ये जो 5 सम हो रहे हैं इसके लिए अपन जो प्रोसेस लगा रहे हैं वो सही है क्या? मतलब क्या हम ज्यादा पढ़ सकते हैं क्या? मैंने सोचा था 6 सम करना चाहिए, 5 हो रहे हैं, तो हमने क्या कोई रेक्टिफिकेशन करना चाहिए? जैसे चल रहे चलने दो। समझ रहे हो बात को? ये चीज आप आपके बिजनेस में भी लगाओगे। क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया आपका? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम? ऐसा कोई सिस्टम जो इनपुट को आउटपुट में बदलता है, उसमें रिसोर्सेज सही होने चाहिए, सही क्वांटिटी में होनी चाहिए, यानी कि सही कॉन्फ़िगरेशन में होनी चाहिए, बराबर है कि उसको हमने चेक भी करना चाहिए कि जो हो रहा है सही हो रहा है या नहीं। इसके अलावा इसके अंदर कुछ है क्या? अब इसको आप 4-5 बार भी कर लोगे तो आप इसको आपके लैंग्वेज में रिप्रोड्यूस कर सकते हो। नथिंग डिफिकल्ट। श्योर? पक्का? नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, what are the objectives of operations management? operations management के ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों है ये? तुमसे पूछ रही हूं मैं, उधर नहीं देखने का। चीटिंग, कंट्रोल। ठीक है, नीचे देख के भी कुछ नहीं, मैं बता देती हूँ। देख लिया तो एक्सप्लेन करो, एलैबोरेट करो फिर। अब क्या सर्विस मतलब कस्टमर को प्रॉपर सर्विस, जो प्रॉपर सर्विस है वो मिलनी चाहिए प्रॉपर प्राइसेस के ऊपर, और रिसोर्सेज जो है वो एफिशिएंटली यूटिलाइज होने चाहिए। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ ओएम? क्यों बेसिकली, क्यों ये टॉपिक है, या क्यों हमने ऑपरेशन मैनेजमेंट समझना चाहिए, ये क्वेश्चन है आपका। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू कस्टमर सर्विस एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। कस्टमर सर्विस मतलब कस्टमर सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। अमिता सब कर रहे क्यों है?
कस्टमर सेटिस्फैक्शन, क्योंकि वो खुश होगा तो पैसे देगा, बराबर है। दूसरी चीज, आपके पास जो रिसोर्सेस है वो सही से यूटिलाइज भी होने चाहिए। तो ये दो इंटेंशन है अपने ओएम के, बराबर है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ऐसे दो एरो करके दिखाए थे ओएम के, एक अपनी इफेक्टिव नहीं होनी चाहिए, दूसरा पैसा, वही है ना इधर। कस्टमर सर्विस से आपको आपकी इफेक्टिवनेस बताएगा, और रिसोर्स यूटिलाइजेशन यानी कि सही से यूटिलाइज कर रहे हो रिसोर्सेस, मतलब पैसा कम लग रहा है, समझ रहे हो बात को। पहले इस पे आएंगे हम कस्टमर सर्विस। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज कस्टमर सर्विस विच मीन्स व्हाट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जो मैंने अभी बोल दिया था आपको, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। कस्टमर सर्विस इज देयरफॉर अ की ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट। बात समझो, आपको ओएम में सेक्शन ए के अंदर ऑब्जेक्टिव्स भी है, बराबर है ना, सारे पेपर्स में है। आपको सेक्शन ए इज प्योरली फिल इन द ब्लैंक ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन, जिसमें ए बी सी डी 4 ऑप्शन होंगे, ये सारी चीजें भी है, इसीलिए और थ्योरी पे आपका ग्रिप होना जरूरी है। इधर से ही कुछ तो पूछेंगे, जैसे कि की ऑब्जेक्टिव क्या है ओएम का, समझ रहे हो। की ऑब्जेक्टिव यानी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वो, कस्टमर सर्विस, समझ में आया। द ऑपरेशंस मैनेजमेंट मस्ट प्रोवाइड समथिंग टू अ स्पेसिफिकेशन, टू अ स्पेसिफिकेशन मतलब उतना प्रिसाइज बताएगा कुछ, विच कैन सेटिस्फाई द कस्टमर इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड टाइमिंग। टाइमिंग भी जरूरी है कस्टमर के लिए, जब प्रोडक्ट चाहिए तभी अवेलेबल करवाओ ना, बाद में देखिए कस्टमर को उसकी वैल्यू होने वाली है क्या, नहीं, बराबर है। Thus primary objective can be satisfied by providing the right thing at the right price at the right time। सही जगह, बराबर है क्या, सही चीज और सही प्राइस होनी चाहिए, तो ही काम होने वाला है, नहीं तो होने वाला है क्या। बहुत बार ऐसे फील होता है ना, रॉन्ग टाइमिंग था इसलिए हुआ नहीं। तो राइट थिंग, राइट प्राइस और राइट टाइम, ये आपको लिखना पड़ेगा आपके आंसर्स में, बराबर है। क्योंकि कस्टमर को जब चाहिए, जितने वैल्यू में चाहिए और जो चीज चाहिए, अगर तुम वो प्रोवाइड कर पा रहे हो तो तुम मार्केट में सस्टेन करोगे, तो ही कस्टमर तुमको याद रखेगा। अब तुम कुछ खाने जाते हो, बराबर है, अगर तुमको बहुत भूख लगी है और उसे ना इमीडिएटली खाना ला के दे दिया तो तुमको याद रहेगा, बराबर है। क्योंकि जनरली हमारे साथ ऐसे बहुत बार होता है, जब बहुत भूख लगती है ना, टाइम पे प्लान बनता है और बहुत भूख लगी रहती है, तो भैया बहुत भूख लगी है, अगर आप जल्दी कर दो तो। अगर हम जैसे लोग जो बहुत टाइम पे जाते हैं, ठीक है, बहुत ही भूख लगी है तो मेरे को याद आएगा ना, अगली बार जब मेरे को बहुत भूख लगी रहेगी, उसके पास जाते हैं, वो ना जल्दी खाना देते हैं, उसके पास नहीं जाते, वो ना बहुत टाइम लगाता है। अब समझ रहे हो बात को। तो राइट थिंग भी देना जरूरी है, मांगा तो कुछ दिया, कुछ भलता ही बना के, समझ रहे हो। ई कॉमर्स में जनरली जब आप कपड़े खरीदते हो, अगर ऑनलाइन खरीदे होंगे, तो दिखता कुछ होता कुछ ऐसे भी हो सकता है, फैब्रिक में भी डिफरेंस आ सकता है। तो राइट थिंग देना जरूरी, नहीं तो कस्टमर उसके पास वापस जाएगा ही नहीं, कितना भी सस्ता रहने दो। राइट प्राइस भी रहना चाहिए और राइट टाइम भी होना चाहिए, तीनों चीजों का सही कॉम्बिनेशन रहा तो आपका कस्टमर सेटिस्फाई होगा, उसी को आप क्या बोलते हैं, कस्टमर सर्विस। समझ रहे हो बात को। There are 3 aspects of customer service। कस्टमर सर्विस के 3 एस्पेक्ट्स हैं, स्पेसिफिकेशन, कॉस्ट एंड टाइमिंग। कुछ नहीं, ऊपर का जो थिंग है उसको स्पेसिफिकेशन बोला है, प्राइस को कॉस्ट बोला है, टाइम को टाइमिंग बोला है, नथिंग एल्स, ठीक है। इसमें आप फेंक सकते हो, ये ऐसा पॉइंट है, थोड़ा बहुत आप ला सकते हो अपने मन से, क्योंकि ऐसा कोई टेक्निकल वर्ड इधर है नहीं। ऊपर में था जैसे कॉन्फ़िगरेशन एक था, ऐसे 2-3 चीजें थी, इधर एज सच कुछ है नहीं। अब कस्टमर को क्या चाहिए, प्रिंसिपल फंक्शन दिया है, प्राइमरी कंसिडरेशन और अदर कंसिडरेशन। एक मैन्युफैक्चरर है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बात कर रहे हैं। गुड्स ऑफ अ गिवन या रिक्वेस्टेड या एक्सेप्टेबल स्पेसिफिकेशन, अगर एक कस्टमर मैन्युफैक्चरर है आपका, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर को क्या लगेगा, रॉ मटेरियल, लेकिन उसको जैसा चाहिए वैसा ही लगेगा, क्योंकि वो आगे उसको प्रोसेस करके एक आउटपुट बना रहा है। तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होगा, जो गुड्स उसने बोले हैं ना वही स्पेसिफिकेशन के चाहिए। उसके लिए कॉस्ट प्राइमरी फैक्टर नहीं रहेगा, सेकेंडरी फैक्टर रहेगा, क्योंकि पहले तो यार ऐसा वाला ही चाहिए, बराबर। फिर ये ऐसा वाला कौन कौन दे रहा है वो देखेंगे, पहले नहीं बोल सकते मेरे को 10 रुपए में चाहिए,
बराबर है। बिस्किट्स में चल जाएगा क्योंकि तुम्हारा इन जनरल तुम कंज्यूम कर रहे हो बिस्किट को, 10 रुपए में जो बिस्किट है वो लेके आ जाओ। ये कब होगा? जब तुम्हारा प्रोडक्ट फिक्स्ड है, यहाँ पे उसको प्रोडक्ट से कुछ बनाना है आगे जाके, अगर आगे जाके कुछ बनाना है तो उसकी खुद की स्पेसिफिकेशन का ही उसको क्या लगेगा, प्रोडक्ट लगेगा, उसके लिए प्राइमरी वो हो जाएगा। परचेज प्राइस और कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द गुड्स, उसके लिए क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। टाइमिंग यानी कि डिलीवरी डिले फ्रॉम ऑर्डर और रिक्वेस्ट टू रिसीट ऑफ गुड्स, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ चलेगा यार, वो दे तो रहा है जो अपने को चाहिए, समझ रहे हो बात को। तो मैन्युफैक्चरर के लिए प्राइमरी क्या हो जाएगा, गुड्स का स्पेसिफिकेशन, सेकेंडरी क्या हो जाएगा, कॉस्ट और टाइमिंग। ये बात समझ में आई? सेकेंड, अब हम आएंगे ट्रांसपोर्ट पे। मूवमेंट ऑफ अ गिवन रिक्वेस्टेड और एक्सेप्टेबल स्पेसिफिकेशन। वापस से ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये सामान यहां से वहां पहुंचना चाहिए, ठीक है। अभी फिलहाल में हम लोग का थोड़ा टाई अप चल रहा था कुछ ट्रांसपोर्ट वेंडर्स के साथ, एक लास्ट 2 हफ्ते से हम फिलहाल उसमें ही हैं कि सारे वेंडर्स से हम मिल रहे हैं, सारे DTDC बोल लो, ब्लू डार्ट बोल लो, हर कोई थोड़ी थोड़ी देर में ऑफिस में आता है और बात करता है कि उनके ये टर्म्स है, हमारे ये टर्म्स है। फिर हम उसको लिस्ट देते कि देख भाई हमारे ऑर्डर इधर से इधर तक है, वो बताता है कि देखो इसका इतना कॉस्ट होगा, उसका इतना कॉस्ट होगा, कितने दिन में पहुंचेगा, वो उसके टर्म्स रखता है, हमारे टर्म्स रखते हैं, बराबर है क्या। अब मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है फिलहाल, 3 चीजें, देखो टाइम है, 3 फैक्टर्स है मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, वो तुम जरा सोचो फिर तुमको क्लिक होगा ये पॉइंट क्या है। कॉस्ट एक चीज होती है, टाइमिंग एक चीज होती है, और यहां से यहां पहुंचना एक चीज होती है। तो मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी इनमें से? कोई कॉस्ट बोल रहा है, कोई टाइम बोल रहा है, कोई डिलीवरी बोल रहा है, तुम दोनों। डिलीवरी मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डिलीवरी है। सामान पहले तो ये तो एश्योर कर कि यहाँ से जाएगा, फिर मैं देखूंगी कितने में जाएगा। पहले ये एश्योरेंस दो कि यहाँ से यहाँ तक सामान जाएगा, फिर हम देखेंगे कि तू कितने में दे रहा है और कितना टाइम लगेगा। क्योंकि ऑर्डर्स जो आते हैं ना, वो कई छोटे छोटे गांव से भी होते हैं, जहां पे प्राइवेट वाले आपके जो DTDC वगैरह है वो जाते नहीं है जल्दी से, बराबर है। अगर आपको ये बात पता होगी, अगर आप उनसे कोरियर पोस्ट करवाते हो तो वो पिन कोड चेक करते हैं वहां पे उनकी सर्विस है क्या। क्योंकि अपन तो ठीक है पुणे में रहते हैं, अलग बात है, पुणे के आसपास तक भी डिलीवरी चले जाती है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैं बिहार ले रही हूँ, यूपी ले रही हूँ, कोई भी एक स्टेट ले लो, कोई भी स्टेट का एक ऐसा छोटा सा गांव जहाँ पे प्राइवेट का कुछ है ही नहीं, उनका प्राइवेट ऑफिस जो है वो 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, मतलब प्रॉपर जगह पे है, और उसके अंदर 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 एक गाँव है, वहां तक DTDC की सर्विस ही नहीं है। तो क्या समझ रहे हो? और बच्चा तो कहीं भी हो सकता है मेरा जो पढ़ रहा है, ऐसा होता है मेरे साथ। तो वहां पे हमको ऑप्ट क्या करना पड़ता है, इंडिया पोस्ट जो गवर्नमेंट का इंडियन पोस्ट है, वो हर जगह सर्विस है, उसके अंदर कितना भी कोना रहने दो, हर जगह सर्विस है। तो ऐसे केस में उधर रिलाई करना पड़ता है। तो मेरे लिए मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए क्या जरूरी होगा भाई, सामान यहाँ से यहाँ पहुंचे, फिर तू बता कितने दिन में लगेगा और कितना पैसा लगेगा। अभी कुछ 1 हफ्ते पहले आकाश सर ने स्टेटमेंट दिया कि भी जो भी आ रहा है तुम उससे कॉस्ट की बात करो ही मत, अब कितना भी लगने दो। मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ से यहाँ डिलीवर होना चाहिए, पहले उससे एश्योरेंस हमको ये चाहिए कि यहाँ से यहाँ डिलीवर हो रहा है। कॉस्ट इज नॉट अ कंसर्न फॉर अस। अभी 1 हफ्ता ही हुआ है, हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे कि किसको ऑप्ट करने का भी, बिकॉज हमारे ऑर्डर आ जाएंगे कल में, तो विल हैव टू फाइनलाइज वन, ठीक है। ABC मेरे पास 3 वेंडर्स हैं, तो आकाश सर को बोले लो जो वेंडर से बात करे कि देखो अपने पास 3 वेंडर हैं, A, B और C। सर ने एक ही सवाल किया उसको कि भाई डिलीवर कौन करके दे रहा है जगह पे, पैसा कितना भी लगने दो, मेरे को डिलीवरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो 20 किलोमीटर पहले उसका ऑफिस है, फिर बच्चे को फोन जा रहा है कि तुम यहाँ से अपना बुक कलेक्ट कर लो। कौन उसको फुट स्टेप पे डिलीवरी दे रहा है वो इम्पोर्टेंट है। हर एक बिजनेस के लिए वो तीनों में से कोई एक एस्पेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, बाकी के 2 एस्पेक्ट उसके लिए सेकेंडरी होंगे। समझ रहे हो अभी बात को? पक्का। तो ट्रांसपोर्ट वाला जो पॉइंट है उसमें मूवमेंट, ये जगह से वो जगह होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तुम खुद देख लो ना, तुम अगर कहीं जा रहे हो, गुड्स छोड़ दो, तुम खुद अगर कहीं जा रहे हो, तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वो जगह पे पहुंचना है ना, फिर तुम देखोगे कितने में पहुंचा रहा है वो, बराबर है कि फिर तुम ऑप्शन ढूंढोगे, ये दोनों लोग हैं, दोनों पहुंचा रहे,
प्राइमरी सेटिस्फाई हो गया, अब सेकेंडरी पे जाएंगे कि एक 100 में पहुंचा रहा है, एक 150 में पहुंचा रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर पहले तो ये चेक करो कि वो तुमको बी तक पहुंचाएगा क्या, नहीं तो थोड़ा दूर पहुंचा के बोल देगा अब तो चले जा अपना अपना। ऑटो में बैठते हो कभी, हमारे एक मेड है बट नॉट लाइक अ मेड, शी इज लाइक अ फैमिली टू अस, क्योंकि मम्मी सर की मम्मी व्हेन शी वाज मैरिड तब से शी इज विद अस। तो बेसिकली करण सर और आकाश सर को उन्होंने रेस भी किया है मम्मी के साथ, तब से है वो। तो मतलब मम्मी की जो शादियों के 2 दिन ही हुए थे, फ्रॉम दैट पॉइंट शी इज विद अस ओनली, वो अभी भी है। अभी अगर वो तब से अभी तक है, अभी तो उनकी एज तुम समझ सकते हो मम्मी से ज़्यादा ही रहेगी, बराबर है। एंड पहले तो सर येरवड़ा में रहते थे, तो वो भी वही पास में रहते थे, लाइक 10 मिनट्स वॉकिंग, तो शी यूज टू डू दैट। अभी हमारा सोसाइटी के बहुत अंदर अंदर हमारा घर है, जिनको पता है न्याती, जैसे कोई भी सोसाइटी जान लो, तो सोसाइटी बहुत बड़ी होती है, तो अंदर एक कोने में हमारा घर है, बराबर है। कई बार ऐसे होता है उनको लेट हो जाता है, तो फिर उनको मैं बाहर तक आती हूँ और ऑटो में बिठाती हूँ। कर रहे हम ये क्यों कर रहे हैं? वाई एम आई डूइंग दिस? तो मुझे कई बार ऑटो वाले क्या करते हैं ना, एक पॉइंट तक छोड़ते और बोलते तुम तुम्हारा चले जाओ, तो फिर मैं आके बाहर उनको बोलती हूँ, फिर वो आंटी ऑटो वाले से बात करती कि तुम पर्टिकुलरली यहाँ तक ही छोड़ोगे क्या, तुम चौक पे छोड़ दोगे, बोलोगे अपना अपना चले जाओ, समझ रहे हो। तो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ से यहाँ पहुँचना। कॉस्ट बाद में आएगा, ड्यूरेशन बाद में आएगा, कितना डिले होने वाला है। जैसे अब वो हमको रेंज दे देता है 6 से 10 दिन, 10 से ज्यादा लगेगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए, वो सेकेंडरी फैक्टर्स है। समझ में आया क्या? पक्का। सप्लाई, कोई भी सप्लायर, एनी सप्लायर, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगा? गुड्स ऑफ अ गिवन रिक्वेस्टेड और एक्सेप्टेबल स्पेसिफिकेशन। वो क्या सप्लाई करना चाहिए? जो तुमसे मांगा है वही दो, बराबर है। कॉस्ट दैट इज परचेज प्राइस या टाइमिंग, उसके लिए भी सेकेंडरी है। समझ में आ रहा है? सर्विस, मैंने आपको अभी बताया था, सर्विस की बात कर रही थी मैं, आपको कल के होटल का ही एग्जाम्पल दे रही थी, बराबर है क्या? ट्रीटमेंट ऑफ अ गिवन रिक्वेस्टेड और एक्सेप्टेबल स्पेसिफिकेशन, जो तुमसे मांगा है वो तुम पहले सही से दो, फिर कितने देर में दे रहे हो और कितना कॉस्ट है वो बात की बात है। तो बेसिकली 4 टाइप के बिजनेस देखे हमने, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था? स्पेसिफिकेशन। कॉस्ट और ड्यूरेशन सबके लिए क्या था? सेकेंडरी। समझ में आया? पक्का। तो पहला पॉइंट अपना ऑब्जेक्टिव खत्म होता है, जो था कस्टमर सेटिस्फैक्शन या कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस में किसी को डाउट है क्या? अच्छा, अभी हमने जितना किया 2-3 बार पढ़ लोगे तो लिख पाओगे अपने आप से, बराबर है, राइट? ओके। रिसोर्स यूटिलाइजेशन, द सेकेंड पॉइंट। Another major objective is to utilize the resources for the satisfaction of customers' want, but effectively. Resources तो लगने वाले, वो resources को सही से utilize करना ही टास्क होता है, frankly speaking, वो भी human resource को utilize करना। Customer service must be provided with the achievement of effective operations through efficient use of resources। बात समझो, कस्टमर को सर्विस देनी है ना, किसकी मदद से देनी है? ऑपरेशंस की मदद से देनी है। ये ऑपरेशंस, पहले वाले आंसर पे जाओ, ऑपरेशंस कब होता है? जब इनपुट आउटपुट में बदलता है, किसके मदद से? रिसोर्सेज के कॉन्फ़िगरेशन, रिसोर्सेज का सही कॉन्फ़िगरेशन, याद आ रहा है? रिसोर्सेज की मदद से। लेकिन रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है आपको? इफेक्टिवली। समझ रहे हो? पक्का। आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैसे कर पाओगे? ऑपरेशंस लगा के। ऑपरेशंस कैसे लगाते हैं अपन? रिसोर्सेज की मदद से। और यही रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है आपको? इफेक्टिवली। अब लिंकिंग समझ रहे हो इसके अंदर? पक्का? ओके। इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, अगर आपने रिसोर्सेज को सही से यूज नहीं किया, जैसे आपका एक एम्प्लॉय वेला ही पड़ा है तो पढ़ाई है, कुछ काम ही नहीं कर रहा है, वो पैसे वेस्ट हो रहे हैं ना उसके में, बराबर है। और इनएडिक्वेट कस्टमर सर्विस। इनएडिक्वेट कस्टमर सर्विस मतलब तुम कस्टमर को सही से सर्विस नहीं दे रहे, यही मतलब है क्या उसका? लीड्स टू कमर्शियल फेलियर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। फेलियर हो रहा है ना,
देखो यहाँ पे आपका कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो किस में जा रहा है ये? ऑपरेशंस फेलियर। इसीलिए तो अपन ओएम पढ़ते हैं ना कि आपके ऑपरेशन सही होने चाहिए। समझ रहे हो बात को? पक्का? नेक्स्ट, ऑपरेशंस मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड एसेंशियली यानी मोस्ट इंपॉर्टेंटली, उसका काम क्या है? यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैक्सिमम एफर्ट कराना है कम काम में, कम कॉस्ट में, मैक्सिमम इफेक्ट फ्रॉम रिसोर्सेज, मिनिमाइजिंग देयर लॉस। मतलब क्या? अगर ये इनपुट अंदर जा रहा है तो लॉस इसमें कम से कम होना चाहिए, क्योंकि लॉस कम होगा तो ही कॉस्ट कम होगा ना। नहीं तो 1 kg के लिए एग्जाम्पल, 1 यूनिट बनाने के लिए 1 kg लगना चाहिए, पर 1 यूनिट बनाने के लिए तुमको 1.5 kg लग रहा है। क्यों? क्योंकि ना 0.5 कहीं ना कहीं लॉस हो जाता है प्रोसेस में, तो मेरा कॉस्ट तो ज़्यादा लग रहा है ना, खरीद के तुम्हें को 1.5 लाना पड़ रहा है ना, तो वो कॉस्ट की वजह से, लॉस की वजह से कॉस्ट बढ़ रहा है क्या? इसीलिए क्या करना पड़ेगा अपने को? मैक्सिमम इफेक्ट फ्रॉम मिनिमाइजिंग द रिसोर्सेज बराबर है या कॉस्ट। इसी को यूटिलाइजेशन बोलते हैं। कुछ नया पढ़ रहे क्या अपन? नहीं। द एक्सटेंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज might be expressed in terms of proportion of available time used। कितना टाइम वो लगा रहा है, कैसे समझेगा कौन सा एम्प्लॉय इफेक्टिव है? तो या तो तुम टाइम के बेसिस पे जज कर सकते हो, देखो ये काम वो 1 घंटे में कर रहा है, यही काम दूसरा इंसान 2 घंटे में कर रहा है, तो ए वाला एम्प्लॉय ज्यादा एफिशिएंट है, तो टाइम के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि कोई एफिशिएंट है, बराबर है क्या? और ऑक्यूपाइड मतलब क्या? कितना टाइम वो ऑक्यूपाई कर रहा है, कितना टाइम वो यूटिलाइज कर रहा है, सेव कर। 2 चीजें, लेबर याद है क्या? टाइम सेव्ड वाला कॉन्सेप्ट था। ए एम्प्लॉय जो है ना वो 2 घंटा सेव कर रहा है, बी एम्प्लॉय जो है ना वो 3 घंटा सेव कर रहा है, कौन सा बेटर है? बी। या तो टाइम ऑक्यूपाइड ए जो है ना 5 घंटे लगा रहा है, बी जो है वो 4 घंटे लगा रहा है। दोनों कॉन्सेप्ट समझे ना? एक टाइम सेव्ड है, दूसरा टाइम ऑक्यूपाइड है, और कुछ नहीं। स्पेस यूटिलाइजेशन जरूरी नहीं एम्प्लॉयज, अब रिसोर्सेज मशीन भी हो सकती है। यहाँ पे जो सिस्टम हमने चेंज किया, स्पेस यूटिलाइजेशन था क्या वो? समझ रहे हो स्पेस यूटिलाइजेशन का मतलब? ये तो छोटी सी जगह है, मशीनरी में कितना, फैक्ट्रीज में कितना इंपॉर्टेंट होगा मशीनरी को सही जगह पे डालना, ताकि आपका स्पेस यूटिलाइज हो, क्योंकि रेंट लगता है भाई, समझ रहे हो ना? वहाँ पे वो एक और मशीनरी रख सकते थे। तुमने फॉरेन की कोई वेब सीरीज देखे हैं जहाँ पे लॉन्ड्री सर्विसेज के लिए उनके सोसाइटी में ही नीचे होता है, या लॉन्ड्री के लिए कहीं और लेके जाते हैं, तो एक जगह होती है जहाँ पे बहुत सारी वॉशिंग मशीन साथ में लगी होती है, तो उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है सही से स्पेस यूटिलाइज करना, क्योंकि थोड़ी भी जगह और मिल गई तो एक और मशीन रख सकता है ना, एक और मशीन रख सकता है तो ये ज़्यादा अर्न करेगा। समझ रहे हो बात को? इसीलिए स्पेस यूटिलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। तो अपन फैसिलिटी लोकेशन करके एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, बराबर है? लेवल्स ऑफ एक्टिविटी, कितनी एक्टिविटी होनी चाहिए वो मशीनरी के साथ। ईच मेजर indicates the extent to which the potential or capacity of such resources is utilized। वो रिसोर्स कितना यूटिलाइज हो रहा है वो उसके बेसिस पे आप बता सकते हो। ऑपरेशंस मैनेजमेंट इज ऑल्सो कंसर्न विद द अचीवमेंट ऑफ बोथ कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी चाहिए और रिसोर्स यूटिलाइजेशन भी चाहिए, राइट? द कस्टमर सर्विस ऑब्जेक्टिव क्यों रहता है ये? टू प्रोवाइड एग्रीड और एडिक्वेट लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस। कस्टमर की सर्विस अच्छी होनी चाहिए, ऊपर को समराइज करवाया है अभी। कस्टमर को कैसी सर्विस देनी चाहिए तुमने? अच्छी देनी चाहिए। बाय प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज, बराबर है क्या? राइट स्पेसिफिकेशन, राइट कॉस्ट, राइट टाइम, ऊपर पढ़ लिया अपन ने, समरी है यहाँ पे बस। यहाँ पे रिसोर्स यूटिलाइजेशन क्यों करेंगे अपन? स्पेसिफिकेशन पे पहुंचना है अपने को, मटेरियल, लेबर और मशीन को सही से यूटिलाइज करना है क्या? बराबर है। So we are done with 2 questions today। इस चैप्टर में होंगे ही 5 क्वेश्चन, देख लेना। 4th, 5th, 6th, 5 से ज्यादा है, 6 क्वेश्चन ये पहले इसमें, फिर आपका पहला चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। तो प्रोबेबली अपना कल या परसों तक पहला चैप्टर खत्म होगा। इंपॉर्टेंट है इसलिए हम टेकिंग इट सो स्लो। आपका काम है घर पे, लेकिन पढ़ो इसको, तभी जाके वो रिटेन होगा, नहीं तो हर नए दिन में पिछले दिन का हम भूलते जाएंगे। ऐसा नहीं हो। प्रैक्टिकल तो तुमको याद रहता ही है, मैटर थियोरी का है। और ओएम में अपना स्कोर 90 कैसे भी रहना चाहिए। तुम 90 से कम लाए ना, तुम डिसोन्ड है यहाँ से।
कैसे भी मेरे को OAM 90 से चाहिए, मतलब चाहिए और आ सकते हैं, इसीलिए बोल रही हूँ। नहीं आते मैं तुमको बोलती नहीं। OAM में मार्क्स आप ला सकते हो। OAM SM मिला के, बेसिकली SM 30 का है, OAM 70 का है। मेरे OAM के 70 में से 60 तो 65 तो मिलने ही चाहिए। और SM तो प्योरली थियोरी है, बहुत प्यारा टॉपिक है, उधर से मार्क्स मिल जाते हैं। तुम कैसे ना कैसे 90 एग्रीगेट का देखो, बहुत टेंशन चला जाता है। 200 पासिंग चाहिए, यहाँ से 80-90 ले आते हो ना तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरे सब्जेक्ट आपको एक्चुअली ग्रुप 2 में इतने एक्सेस मार्क्स मिलते हैं ना तुमको, तुम सही से पढ़ो, लेकिन उसके लिए OMSM अच्छे से पढ़ो। दूसरा भी मेरा ये कॉस्टिंग FM, उधर भी मार्क्स मिलते हैं तुमको। तो ये 2 सब्जेक्ट तुमको इतने भारी मार्क्स देते हैं, क्योंकि 80-85 मेरे मतलब नॉर्मल से नॉर्मल स्टूडेंट 80-85 ले ही आता है इसके अंदर। आप समझ रहे हो क्या? 160 तो इधर ही हो जाते हैं आपके 400 में से। एग्रीगेट का टेंशन चला जाता है। फिर बाकी इसमें आपको जितना भी मिले, वैसे तो 80-80 मिलने ही चाहिए ग्रुप 2 के अंदर। ग्रुप 2 में सारे सब्जेक्ट ऐसे जो आपको बहुत भरपूर मार्क्स देते हैं, फिर तुमको ग्रुप 1 में भी बहुत फ़ायदा होता है। ऐसी सिचुएशन आएगी नहीं अपने को कि सेट ऑफ की ज़रूरत पड़ जाए, बट गलती से। समझ रहे क्या? तब पढ़ के आएंगे तो कल परसों 2 दिन और थ्योरी रहेगा, तो थोड़ा सा ऐसे ऐसे होगा हमको, लेकिन विल गेट यूज टू इट। ओके, परसों से, क्योंकि फिर प्रैक्टिकल है ही। ओके देन, बाय बाय।